हाय फ्रेंड्स, अभिमान एकेडमी का फिर से आपका स्वागत है। और आपको पता है ईवीएस की एक काफी इंपोर्टेंट सीरीज चल रही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले फर्स्ट क्वेश्चन की। जीवों के एक समुदाय के दूसरे समुदाय में, देखिए जो हमारे जीव होते हैं उनका एक समुदाय से दूसरे समुदाय द्वारा प्रतिस्थापन को क्या कहते हैं। तो पहला ऑप्शन है पारिस्थितिक अनुक्रमण। दूसरा हमारा ऑप्शन है जैव भू रासायनिक। देखिए जैव भू रासायनिक में सारे चक्र आ जाते हैं जो भी जैव से जुड़े हुए होते हैं। तीसरा ऑप्शन है पारिस्थितिक आक्रमण। चौथा है पारिस्थितिक पिरामिड। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहां पर दो पद चिन्ह छपे हुए हैं। तो दोनों पद चिन्हों के सेंस से आप जहां तक समझेंगे तो ये पद चिन्ह यहां पर छपे हुए ही इसलिए है ताकि आप इनका यहां पर सेंस समझ पाए कि क्या है। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा पारिस्थितिक अनुक्रमण। मैं इसको समझाता हूं। देखिए जीवों का एक समुदाय से दूसरे समुदाय में प्रतिस्थापन। सपोज करिए कोई जीव मिट्टी में रहता है और मिट्टी से चेंज होकर वो वनों की तरफ चला जाए, या वनों का जीव पानी मिट्टी में जाके रहने लगे। तो इस तरह से जैसे कि तुम्हें अगर पता हो तो पहले जो मेंढक है, सांप है और ये तुम्हारा मगरमच्छ है, इनकी कुछ प्रजातियां क्या हुआ जंगल की तरफ चली गई और कुछ जंगली जीव जो है वो प्रतिस्थापित होकर समुद्र की तरफ चले गए। तो अनुवांशिकी जेनेटिकली जो उनमें चेंज आया उस जेनेटिक चेंज को ही पारिस्थितिक अनुक्रमण की संज्ञा दी जाती है। अगला क्वेश्चन है किसी पारिस्थितिक तंत्र के समस्त अपघटक नष्ट होने पर कौन सा चक्र सर्वाधिक प्रभावित होता है। देखिए यदि किसी इकोलॉजी सिस्टम के सारे अपघटक नष्ट हो जाएं, अपघटक किसे कहते हैं? अपघटक उसे कहते हैं, सपोज करिए यहां पर घास है, इस घास को किसी हिरन ने खा लिया। ठीक, हिरन को खा लिया शेर ने। अब जब शेर मर गया तो शेर को खा लिया बैक्टीरियाओं ने। तो जो बैक्टीरिया है वो इसके लास्ट में अपघटक है, इसके ऊपर कुछ नहीं आएगा, इसके ऊपर मिट्टी बन जाएगी। ठीक, जो मिट्टी बन जाएगी तो यदि सब कुछ खत्म हो जाए तो कौन सा चक्र सर्वाधिक प्रभावित होगा ये पूछ रहा है। तो आंसर है जैव भू रासायनिक चक्र। यही तो भूमि का चक्र है, रासायनिक चक्र, इसी को जैव भू रासायनिक चक्र की संज्ञा दी जाती है। अगला क्वेश्चन है पेडोलॉजी में किसका अध्ययन कहते हैं। देखिए पेडोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं ये बिल्कुल आप याद कर लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पेडोलॉजी में हमेशा मृदाओं का, मिट्टी का अध्ययन करते हैं, मिट्टी का। ज्यादातर बच्चे पेड़ों से मतलब पत्ता लगा देते हैं। अब तुम इसे ऐसे याद कर सकते हो, देखो पेड़ोलॉजी है ना। अब इसको आप ऐसे पढ़ो पेड़ोलॉजी। अब पेड़ कहां पे होगा? पेड़ होगा मिट्टी में। पेड़ किसमें होगा? पेड़ होगा मिट्टी में। तो पेडोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? पेडोलॉजी में पेड़ का अध्ययन न करके मिट्टी का करते हैं, क्योंकि पेड़ किसके ऊपर खड़ा है? मिट्टी के ऊपर खड़ा है। ऐसे याद कर लो इसको। विभिन्न प्रकार के कवक किस श्रेणी में आते हैं? देखिए कवक की बात जब चल रही है तो मैंने आपको कवक की डीएनए संरचना यहां पर दे रखी है। इस तरह से कवक में न्यूक्लियक होता है और इस तरह से फंगस जो हम बोलते हैं है ना, जैसे मशरूम आपने देखा हो, तो इस तरीके से जमता है। तो कवक जो है एक प्रकार के श्रेणी में, कवक जो है अपघटक है। अपघटक जब कोई चीज लास्ट में सड़ जाती है, जैसे आपने देखा होगा गोबर का खाद होता है, गोबर का खाद में अगर फंगस लग जाए तो उसमें कवक आ जाती है, व्हाइट व्हाइट तरह की। कभी आपने इस तरह की छतरी अगर जो है कभी देखी हो, कभी कभी व्हाइट कलर की होती है, पेड़ों की जड़ों में भी उग जाती है ना, उसको कवक फंगस टाइप में। अगला है पारिस्थितिक पिरामिड सामान्य कितने प्रकार के होते हैं। देखिए पारिस्थितिक पिरामिड जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला गोलीय होता है, दूसरा सीधी रेखा होता है, तीसरा पिरामिड की रेखा में होता है। देखिए इन पेड़ पौधों को कौन खाते हैं? खरगोश, गिलहरी और तुम्हारा कोयल, खरगोश खाते हैं। इनका भक्षण कौन करते हैं? सांप है, नेवला है, मेंढक है। और इनको कौन खाते हैं? इनको हमारे बाज और शेर खाते हैं। इस तरीके से ये पिरामिड जो है भोजन प्रणाली का, मैंने आपको पहले बताया था कि जब भी कोई जीव किसी भोजन को खाता है तो हमेशा 10% उसकी एनर्जी का होता है ना। अगर भार के अनुपात में गए तो भार के अनुपात में इनका जो वेट है वो बढ़ता है। देखिए एनर्जी जो है वो 10% कम होती चली जाती है ऊपर की साइड को, और भार जो है ऊपर की साइड को बढ़ता चला जाता है। जितना नीचे क्रम में जीव होगा पिरामिड में उनकी संख्या हमेशा ज्यादा होगी, ऊपर की संख्या हमेशा अधिक होगी पिरामिड में। ये भी आप याद रखें, ये भी पूछ लेते हैं। देखिए जंगल में शेर बहुत कम होंगे, हिरन बहुत ज्यादा होंगे। इससे आप समझ लीजिए कि जो प्रथम उपभोक्ता है उनकी संख्या ज्यादा होती है, द्वितीय उपभोक्ताओं की संख्या कम होती है और तृतीय उपभोक्ताओं की संख्या सबसे कम होती है। और प्रोड्यूसर हमेशा ज्यादा होंगे क्योंकि उसके खाने वाले जीव ज्यादा है। अगला हमारा क्वेश्चन है धान की विभिन्न प्रकार की किस्में किसका उदाहरण है। देखिए धान मतलब चावल वगैरह, ये अनुवांशिक विविधता का उदाहरण है। आप देख रहे हैं यहाँ 2 तरह के चावल है, एक काले चावल है, एक व्हाइट चावल है। तो जेनेटिकली चेंज है,
तो अनुवांशिक डाइवर्सिटी का ही उदाहरण हो जाएगा। आंसर है यहाँ पर ए, है ना। जातिगत विविधता आप जानते ही हैं, भौगोलिक ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में सब पढ़ा रखे हैं। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सर्वाधिक जातिगत विविधता कहां पाई जाती है? देखिए सर्वाधिक जातिगत विविधता जो पाई जाती है वो पाई जाती है विषुवत रेखीय सदाबहार वनों में। विषुवत रेखीय जो हमारी धरती है उसको बीच में से काटने वाली रेखा को भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहा जाता है। इसमें ऊपर जो 23.5 डिग्री पर काटती है, 23.5 डिग्री पर ऊपर वाली रेखा को कहते हैं कर्क रेखा, है ना। और नीचे वाली जो रेखा है ये हमारी हो जाएगी मकर रेखा, मकर रेखा। और बीच वाली जो रेखा है इसको भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा भी कहते हैं। ये 0 डिग्री पर होती है। तो इसी पर सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं। मैं आपको बता दूं, भारत और चाइना का कुछ हिस्सा जो है ये देखिए हम पढ़ते हैं कर्क रेखा पर, इसलिए भारत और चाइना का जो हिस्सा है वो इससे वंचित रह जाता है। इसलिए भारत में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए। सबसे कम जैव विविधता कहां पाई जाती है? देखिए सबसे कम जैव विविधता वहां पाई जाती है या तो कहीं पर रेगिस्तान हो, मरुस्थल हो, और मरुस्थल ना हो तो वहां पर बर्फ बहुत पड़ रही हो, है ना। तो आप ऑप्शन देखिए क्या है। देखिए यहाँ पर रेगिस्तान तो कहीं नहीं दे रखा है, लेकिन यहाँ पर दे रखा है ध्रुवीय प्रदेश। ध्रुवीय प्रदेशों में सबसे ज्यादा क्या होता है? बर्फ पड़ती है। तो ऐसे में बायोडायवर्सिटी कहां से होगी? तो ध्रुवीय प्रदेशों में। तो अगर यहाँ पर ऑप्शन होता मरुस्थल तो मरुस्थल भी सबसे कम जैव विविधता में ही आता है, लेकिन ध्रुवीय प्रदेश आंसर है। ठीक है, अगला जो हमारा क्वेश्चन है, सर्वाधिक जैव विविधता कहां है? देखिए सर्वाधिक जैव विविधता जो है वो पाई जाती है अफ्रीका में, क्योंकि यहाँ पर बायोडाइवर्सिटिकल चेंज जो है बहुत ज्यादा है। ये छोटे छोटे देश जो है ये अफ्रीका के देश है। अफ्रीका देश को अंध महाद्वीप भी कहा जाता है। अंध महाद्वीप जो कहा जाता है वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर गरीबी बहुत ज्यादा है। इसकी गरीबी के कारण ही अफ्रीका को अंध महाद्वीप भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक जैव विविधता वाला देश कौन सा है? ऑप्शन में से जर्मनी, भारत, चीन और अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। देखिए ऑप्शन में अगर आप बात करेंगे तो भारत का आधा 70% हिस्सा पानी में है और 70% जो भारत का ऊपर का हिस्सा है ये हमारा ऊपर का हिस्सा जमीन से लगा हुआ है। भारत की जो जमीनी सीमा है, थलीय सीमा, वो आपकी आ जाती है लगभग 12,500 किलोमीटर, और भारत की जो जलीय सीमा है वो है 6,713.34 किलोमीटर, है ना। तो ये आपको यह पता होना चाहिए, एक बहुत बड़ी लंबी सीमा हमारी पानी के साथ लगती है। तो भारत जो है मोस्ट डाइवर्सिटी देशों में आता है। उम्मीद है आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। यदि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।